हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएससी प्रेप कॉर्नर में। तो आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस के जीके के मिक्स क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 3। ओके, तो जिसने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर से देखें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें। ओके, और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएं। चलिए आज हम लेक्चर नंबर 3 अपना शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through how many coastal and landlocked states in India respectively। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी कोस्टल और लैंडलॉक स्टेट से पास होती है। देखिए, इतना तो श्योर हो रहा होगा आपको क्वेश्चंस देख के कि वो आठ स्टेट से पास होती है। वैसे याद कैसे रखना है, गरम, चाय, जी, WTM। ठीक है, जी से गुजरात, आर से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और एम से मिजोरम। ओके, याद रखेंगे, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। ओके, अब देखिए आपसे पूछा है कि कितनी कोस्टल है और कितनी लैंडलॉक है, तो कैसे बताएंगे। अब देखिए, गुजरात जो है वो कौन सी है, कोस्टल है कि लैंडलॉक है, कोस्टल है। ओके, गुजरात कोस्टल है, राजस्थान लैंडलॉक है, मध्य प्रदेश तो बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ये भी सेंटर में है, झारखंड ये भी कोस्टल नहीं है, वेस्ट बंगाल बिल्कुल कोस्टल है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम कोस्टल नहीं है। तो 2 और 6 हो जाएगा कि 2 कौन सी हैं, कोस्टल हैं, और 6 कौन सी हैं, लैंडलॉक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे निमोनिक, गरम, चाय, जी, WTM। ओके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मानव इज प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली। ही विल बी विजिटिंग, देखिए मानव है कोई लड़का, वो प्लान कर रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जितनी भी हैं दिल्ली में उन्हें विजिट करने के लिए। तो कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ऑप्शंस में देख के आपने बताना है सही आंसर। देखिए, ऑप्शन ए है रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, या फिर जामा मस्जिद है। ऑप्शन बी है रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट। सी है रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब। डी है रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब और इंडिया गेट। देखिए, दिल्ली पुलिस का पेपर है तो आपको दिल्ली के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं वहां से भी। ओके, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम्ब। ओके, याद रखेंगे इसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, these soils consist of various proportions of sand, silt and clay। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1 ये है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, these soils contain adequate proportions of potash, phosphoric acid and lime। और स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, these soils can be further classified on the basis of their age। देखिए, स्टेटमेंट नंबर 3 से हमें क्लैरिफाई हो रहा है कि एज के बेसिस पे इसको क्लासीफाई करते हैं। तो वो कौन सी सॉइल होती है जिसे एज के बेसिस पे क्लासीफाई करें, वो एलुवियल सॉइल होती है। इसे बांटते हैं ना हम 2 हिस्सों में, कौन कौन से, खद्दर एंड भांगर। ओके, इन 2 बेसिस पे बांटते हैं अलूवियल सॉइल को, ओल्ड और न्यू। ओके, तो अगर आपको फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स नहीं भी पता है तो आप थर्ड स्टेटमेंट से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी सॉइल की बात करी गई है, एलुवियल की बात करी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए, और एलुवियल सॉइल का एरिया भी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है, ये भी याद रखेंगे। मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इसकी लोकेशन भी देख लेंगे एलुवियल सॉइल की आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वाज लॉन्च्ड बाय ब्रिक्स कंट्रीज। ओके, ब्रिक्स के ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, 3 या 4 मिनट की है वो। ओके, तो उसे भी जरूर से देखें। तो ऑप्शन नंबर ए है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। बी है द न्यू डेवलपमेंट बैंक। सी है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और डी है द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे, द न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। आपने इसका हेडक्वार्टर बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, सबका ही बताना है हेडक्वार्टर कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर द स्टेट लिस्ट। देखिए, ये सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में कौन सा इन 4 में से बताना है। बैंकिंग है, पब्लिक ऑर्डर है, डिफेंस है, या एजुकेशन है। तो एजुकेशन तो कंकरेंट लिस्ट में है। एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। ओके, यूनियन लिस्ट वो होती है जिसपे यूनियन जो है हमारा वो लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट वो होती है जिसपे स्टेट लॉ बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों मिलके बना सकते हैं लॉ। बट अगर कन्फ्लिक्ट होता है कभी तो यूनियन को माना जाता है कंकरेंट लिस्ट में। ओके, यूनियन की बात मानी जाती है। तो कौन सा होगा इसमें से, तो ऑप्शन बी पब्लिक ऑर्डर, ये हमारा कौन सी लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है। ओके, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखिए आपने शेड्यूल पढ़े होंगे, तो ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, बट अब कितने हो चुके हैं, 12 शेड्यूल हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो देखिए 11th शेड्यूल क्या बोलता है, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत्स। ओके, ऑप्शन बी क्या है, 12th शेड्यूल क्या बोलता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10th शेड्यूल क्या बोलता है, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमारा 8th शेड्यूल में है, 10th में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 9th शेड्यूल क्या बोलता है, एलोकेशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11th शेड्यूल में पंचायत की बात करी जाती है। ओके, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, वो भी देखेंगे आप कौन कौन से हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में सबसे पहले पंचायती राज आया था? राजस्थान था वो, उत्तर प्रदेश था, गुजरात था या वेस्ट बंगाल? तो वो था राजस्थान। ओहो, एक मिनट, हाँ राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। करेक्ट बताना, याद रखें। ओरिजिनली देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ अंडर राइट टू इक्वलिटी। देखिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज तो थे ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे, स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, तो आपको याद होगा, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो हमारी गलत है, और स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है, तो ओनली 2 होगा इसका आंसर। और ये कौन से राइट टू इक्वलिटी में आएंगे, और आर्टिकल नंबर 15 में लिखा गया है ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु रोट द फेमस नोवेल दुर्गेश नंदिनी। किसने लिखी है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है ये। ओके, दुर्गेश नंदिनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज ऑनर्ड विद द अशोका चक्र फॉर हिज एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक्स? मोहित शर्मा, विक्रम बत्रा, हेमंत करकरे और आरपी दियोगोर। तो कौन थे वो? तो विक्रम बत्रा को तो कारगिल के वॉर में मिला था। ओके, तो वो थे सर हेमंत करकरे। ठीक है, इन्हें मिला था 26/11 में मुंबई टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, उसमें अशोका चक्र मिला था। और अशोका चक्र हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है। ओके, और वॉर टाइम कौन सा होता है हाईएस्ट? वो होता है परमवीर चक्र। तो विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मिला था कारगिल वॉर में। ओके, तो अशोक चक्र किसे मिला था 26/11 के मुंबई अटैक में? वो थे हेमंत करकरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच स्टेट या यूटी इज द बगलिहार डैम फाउंड। बगलिहार डैम कौन सी स्टेट में है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब? तो इनमें से वो है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और कौन सी रिवर पे है ये है चिनाब रिवर पे। और चिनाब रिवर पे कौन कौन से डैम्स हैं, इस तरह से याद रख लेंगे आप। एक निमोनिक है बगल का, साला, दुल्हा, बगलिहार, सलाल और दुल्हस्ती, ये 3 डैम है वो चिनाब रिवर के ऊपर हैं। ठीक है, तो बगलिहार डैम जम्मू एंड कश्मीर में, और कौन सी रिवर के ऊपर है? चिनाब रिवर के ऊपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विच रिवर स्टार्ट्स साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड मेक्स इट्स वे नॉर्थ थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका एंडिंग इन द मेडिटेरियन सी? कौन सी रिवर है वो? कॉन्गो रिवर, नील रिवर, जाम्बेजी रिवर या नाइगर रिवर? तो वो है हमारी नील रिवर। ओके, याद रखेंगे, सबसे लंबी नदी भी यही है, और सबसे ब्रॉड रिवर वो है अमेजोन रिवर पूरे वर्ल्ड की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, बी है इनकम अर्नड बाय इंडियंस एट होम एंड अब्रॉड, अब्रॉड मतलब फॉरेन। ओके, और इनकम अर्नड बाय इंडियंस ओनली विद इन इंडिया, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा सही होगा? जीएनपी। देखिए जीएनपी क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे मतलब डिफाइन कैसे किया जाता है, तो वो होता है इनकम अर्नड बाय इंडियंस एट होम एंड अब्रॉड। जितनी भी इनकम इंडियंस की है इंडिया में या फिर बाहर, इंडिया के बाहर, तो वो सारी जीएनपी में काउंट होती है। ठीक है, तो आएगा ऑप्शन नंबर बी। और जीडीपी क्या होता है?
जितनी भी इनकम इंडियंस की है अपनी कंट्री में या तो बाहर वालों की भी है अपनी कंट्री में, उस सबको जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। बट जीडीपी होता है विद इन द टेरिटरी। ओके, मतलब पूरे इंडिया की टेरिटरी में चाहे कोई भी है, अगर वो इनकम है तो वो जीडीपी में काउंट होगा। और जीएनपी में सिर्फ इंडियंस की होगी, चाहे वो इंडिया में है चाहे इंडिया से बाहर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इफ डेप्रिसिएशन इज एडेड टू एनडीपी द रिजल्ट इज, रिजल्ट क्या होगा? डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे एनडीपी में, क्या बन जाएगा? डिस्पोजेबल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, तो वो बन जाएगा जीडीपी, क्योंकि जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है डेप्रिसिएशन, एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, याद रखेंगे ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, करेंगे। द वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन द सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन सेवा, ठीक है, इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन ए है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर होगा गुजरात जी। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है। हु वाज द फर्स्ट वीमेन टू प्रिसाइड ओवर अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड विच सेशन इट वाज? सॉरी, विच सेशन वाज इट? अब देखिए, नाम शायद नहीं लिखा गया है ऑप्शन में, बट आप बताइए कहाँ, मतलब कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था वीमेन ने? कलकत्ता सेशन था 1917 में, सूरत सेशन था 1907 में, कानपुर सेशन था 1925 में, लाहौर सेशन था 1929 में। तो ये था कलकत्ता सेशन 1917 में। और किसने किया था ये प्रिसाइड? एनी बेसेंट ने। ओके, एनी बेसेंट ने किया था ये प्रिसाइड 1917 का सेशन, कलकत्ता सेशन, और ये फर्स्ट वीमेन थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉल डू और डाई, करो या मरो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? अब देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? 1942 में। ठीक है, तो किसने ये स्लोगन दिया था डू और डाई? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? ओके, तो ये दिया था, यहाँ सी ऑप्शन है ये यार, सी और डी है ये। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने दिया था डू और डाई का स्लोगन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर एनरिच्ड इन एनश्राइंड इन पार्ट नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 है दीज राइट्स आर जस्टिसिएबल एंड एन इंडिविजुअल कैन मूव डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इफ दे आर वायलेटेड। बिल्कुल सही बात है ये भी। ड्यूरिंग एन एमरजेंसी ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है भाई। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल पार्ट 3 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, और ये जस्टिसिएबल है, बिल्कुल जस्टिसिएबल है, आपसे इनको कोई नहीं छीन सकता। एंड इंडिविजुअल कैन मूव डायरेक्टली टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है ये, आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग। ओके, ये बिल्कुल सही बात है। एंड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, बिल्कुल आर्टिकल 20 और 21 के अलावा आपके सारे राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट बताना है। ओके, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं लोकसभा को, एंड रिक्वायर्स द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज फिक्स्ड एट 552 मेंबर्स। ओके, और स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन वोट ऑन अ बिल इन द फर्स्ट इंस्टांस बट नॉट इन द केस ऑफ अ टाई। अब देखिए, आपने बताना है इनकरेक्ट। देखिए, मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में ही शुरू होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन भी चाहिए होती है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है कि 552 फिक्स है लोकसभा की मेंबर्स की सीटें, तो बिल्कुल स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारी सही है। बट स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? यहाँ तक तो सही है, कैन वोट ऑन अ बिल, ठीक है, बट नॉट इन अ टाई, ये गलत है। टाई के केस में ही स्पीकर जो है वो वोट करता है, तो 3 ओनली। इनकरेक्ट बताना था ना, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी वो इनकरेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? अब देखिए, डीपीएसपी, द डीपीएसपी एम टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। ओके, और स्टेटमेंट नंबर 3 है अ न्यू डीपीएसपी कंसर्निंग प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाज एडेड बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011।
अब कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है वो बताना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारी, ठीक है, वेलफेयर स्टेट ही बताती है। अब यही लिखा गया ना स्टेटमेंट नंबर 2 में कि स्टेट की ड्यूटी है वो टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, तो ये बिल्कुल डिफाइन कर रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 1 सही होगा। ओके, तो अगर ये सही है तो ये भी सही है, ठीक है, दोनों आपस में मिल रही है ना स्टेटमेंट्स। दूसरी में यही बोला गया ना कि ड्यूटी है स्टेट की इनको अप्लाई करना फॉर मेकिंग लॉज, पर ये कंपल्शन नहीं होती है स्टेट के ऊपर कि उन्हें करना ही है अप्लाई, ये नॉन जस्टिसिएबल है डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है ये कि जस्टिसिएबल है, ये नॉन जस्टिसिएबल है डीपीएसपीज। और थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि अ न्यू डीपीएसपी कंसर्निंग प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाज एडेड बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, बिल्कुल सही है, ये आर्टिकल नंबर 43 के क्लॉज नंबर बी में ये बात लिखी गई है। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज गिवन अबव इज या आर करेक्ट। देखिए हिमालयन रिवर्स आर मोस्टली पेरिनियल, फ्लो थ्रू आउट द ईयर बिकॉज दे आर फेड बाय बोथ रेन एंड मेल्टिंग स्नो, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, पेनिनसुलर रिवर्स आर मोस्टली सीजनल या नॉन पेरिनियल डिपेंडिंग प्राइमरली ऑन रेनफॉल, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 3 है, हिमालयन रिवर्स क्रिएट लार्ज फर्टाइल डेल्टा रीजन्स ऑन द कोस्ट वाइल पेनिनसुलर रिवर्स जनरली फॉर्म स्मॉलर एस्चुरीज और डेल्टाज। तो देखिए हिमालयन रिवर्स कौन सी होती हैं, जो हिमालय से निकलती है, पर्वतों से निकलती है। ओके, मोस्टली पेरिनियल मतलब जो पूरा साल जिनमें पानी हो उन्हें बोलते हैं पेरिनियल, परमानेंट। ओके, बिकॉज दे आर फेड बाय बोथ रेन एंड मेल्टिंग स्नो, ठीक है। आपको पता होगा कि हिमालयाज में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ से बहुत सारी नदियाँ चलती हैं, ठीक है। तो अगर ग्लेशियर से कोई नदी निकल रही है तो वो 12 महीने उसमें पानी होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी सही हो गई। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोला गया, पेनिनसुलर रिवर्स आर मोस्टली सीजनल। पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी होती हैं, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकल रही हैं। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू के किसी पार्ट से निकल रही हैं, उन्हें पेनिनसुलर रिवर्स बोला गया है, जो कि नॉन पेरिनियल है, मतलब जो परमानेंटली पानी नहीं रहता है जिनमें, डिपेंडिंग प्राइमरली ऑन रेनफॉल, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में कोई ग्लेशियर तो है नहीं, ओके, तो सीधी सी बात है वो रेनफॉल पे ही डिपेंड करेंगी। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारी सही हो जाएगी। और हिमालयन रिवर्स क्या करती हैं, क्रिएट लार्ज और फर्टाइल डेल्टा रीजन्स ऑन कोस्ट। आपने सुना होगा सुंदरवन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, तो बिल्कुल सही बात है, लार्ज और फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं हिमालयन रिवर्स। और पेनिनसुलर रिवर्स के क्या होते हैं, एस्चुरीज बनाती हैं या फिर छोटे छोटे डेल्टा होते हैं। एस्चुरीज जब जहाँ नदी सीधी समुद्र में मिलती हो बिना डेल्टा बनाए, ओके, उसे एस्चुरी बोलते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, तीनों करेक्ट है यहाँ, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। कंसिडर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन मिरर इमेज। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, लेक्चर 1 में था शायद से ऐसा क्वेश्चन। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, प्लेन मिरर की बात करी गई है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, द इमेज इज ऑफ द साइज एज द ऑब्जेक्ट। ओके, और स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। करेक्ट बताना है आपको, ओके, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए मैंने बताया था कि प्लेन मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। अगर वर्चुअल ही लिखा गया है ना अकेला, तो उसके साथ इरेक्ट हमेशा आएगा। अगर रियल लिखा गया है तो उसके साथ इन्वर्टेड हमेशा आएगा। ओके, तो ये भी याद रखेंगे। तो बिल्कुल स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाता है प्लेन मिरर। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है। अगर आप शीशे में खुद को देखते हो तो आपकी हाइट छोटी बड़ी थोड़ी होती है, उतनी रहती जितनी है, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 3 बोला गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। जैसे आप और मिरर में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना आप यहाँ खड़े हो और मिरर यहाँ पे है, अगर आपके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है तो मिरर में भी इमेज 1 मीटर दूर ही बनेगी प्लेन मिरर में। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। द गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड एडजेसेंट टू विच इंडियन स्टेट। बेहतरीन क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो कौन सी स्टेट के एडजेसेंट है, ठीक है। तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो जिसने मैप देखा होगा उसे पता होगा तमिलनाडु इसका आंसर है। 24th क्वेश्चन है, विच इंडियन फीमेल एथलीट रिसेंटली ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन जेवलिन थ्रो
एट द एशियन गेम्स 2025 एंड secured a गोल्ड मेडल फॉर इंडिया? कौन है वो मैम? हिमा दास, दुती चंद, अन्नू राय या पारुल चौधरी? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, अन्नू राय जी। ओके, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जेवलिन थ्रो में इन्होंने एशियन गेम्स 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इंडिया पार्टिसिपेटेड एज एन ऑब्जर्वर नेशन इन द G7 समिट 2025, विच यूरोपियन कंट्री होस्टेड दिस समिट? तो मेलोनी जी किसे भूलेंगी भाई? ठीक है, इसका आंसर होगा इटली। ओके, आई होप आप सबको याद आ गया होगा। ठीक है, तो यहीं हमारे आज के 25 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो लेक्चर 4 भी मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। एंड अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।